हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है अरफा ने। थैंक यू सो मच अरफा फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो दिए गए हुए मेल पर आकर आप अपनी स्टोरी मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो ये जो पूरी कहानी है वो अरफा की कज़न अरीबा के साथ हुई थी। तो दरअसल ये कहानी है 2017 की। अरफा एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। उस फैमिली में अरफा का भाई जैन, अरफा के मॉम डैड, और फिर जो अरफा के बड़े पापा होते हैं वो, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे, अरीबा जो कि अरफा की कज़न ही है, और साथ में अरीबा का जो भाई होता है और अरीबा की बड़ी बहन उस्मा। ये पूरी एक जॉइंट फैमिली थी जो साथ में भारत में रहती थी। 2017 में ये लोग इजिप्ट में शिफ्ट कर जाते हैं। अगर अरफा की फैमिली का बैकग्राउंड बताया जाए तो ये पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच खानदान से आती थी। इनके पास पैसों की कभी कमी नहीं हुई थी और ये अब अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों में ले जाने के लिए इजिप्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। जब ये भारत में थे तब अरफा और अरीबा अपनी 11th क्लास में थे, बट उन्हें बीच में छोड़कर ही इजिप्ट में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब ये लोग इजिप्ट में चले गए हैं। इजिप्ट में गीज़ा नाम की सिटी है जहाँ पर इन लोगों ने अपना घर लिया होता है। जो ये सिटी थी गीज़ा, ये अपने पिरामिड्स के लिए बहुत फेमस थी और वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्पॉट थी टूरिज्म के लिए। अब इन लोगों के घर के बारे में थोड़ा जानते हैं। इनका जो घर था वो रेगिस्तान के बीच में था, मतलब कि आगे पीछे अगर देखा जाए तो सिर्फ रेगिस्तान था और कुछ भी नहीं था। शॉप्स तक काफ़ी दूर थी। जो अरीबा के डैड होते हैं वो अब वहाँ पर उनकी थोड़ी जान पहचान होती है तो वहाँ पे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं अरीबा और अरफा दोनों की। तो ये दोनों बहनें रोज़ साथ जाती थी, स्कूल में पढ़ती थी और रोज़ साथ आती भी थी। अरफा एक बहुत शरीफ सी लड़की है जिसे जो बोला जाए वो वैसा काम करे। और वहीं पर जो अरीबा है, अरीबा बहुत शैतान टाइप की लड़की है। मतलब कि उसको हर टाइम ये सोचता है कि मैं कैसे कुछ ऐसा कर दूं कि मतलब सब चौंक जाए, कैसे कुछ, मतलब हर जगह उसे कुछ ना कुछ शैतानी करनी होती है। मतलब वो होते नहीं चंचल टाइप के बच्चे जो सिर्फ सबको परेशान करने में जिन्हें बड़ा मज़ा आता है। अरीबा उनमें से एक थी। अरीबा के लिए रूल्स रेगुलेशन सिर्फ इसलिए बने हैं क्योंकि वो उसे तोड़ना चाहती है, और अरफा के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी फॉलो करने के लिए। तो इन दोनों की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट थी, बट फिर भी ये दोनों हमेशा साथ ही रहती थी। ऐसे ही कुछ वहाँ पे महीने बीत जाते हैं। अब एक दिन आता है जब अरफा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है तो वो स्कूल नहीं जाती। तो अब अरीबा को अकेले ही स्कूल जाना पड़ता है। ये फर्स्ट टाइम था जब अरीबा अकेले स्कूल जा रही थी। वो स्कूल जाती है, स्कूल में पढ़ाई करती है और फिर वापस आ रही होती है। जब वो वापस आ रही होती है तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि अरीबा बहुत वैसे चंचल टाइप की लड़की है। तो सोचती है यार पहली बार आ रही हूँ, क्यों ना मैं ऐसे घूमते फिरते आऊँ, थोड़ा इजिप्ट देखूँ, क्योंकि अरीबा इतना ज़्यादा इजिप्ट घूमी ही नहीं है, उसने बाहर कुछ एक्सप्लोर करा ही नहीं है। तो अब अरीबा क्या करती है, वो नए रास्तों से आने लगती है। वो सोचती है कि ये वाला रास्ता तो मैं देख लिया, क्या क्या है यहाँ पर, अब दूसरे रास्ते से देखती हूँ। ठीक है, अब जो दूसरे रास्ते से वो आने लगती है तो उस रास्ते में ज़्यादा लोग होते नहीं है, वो खाली टाइप का ही रास्ता था। अब अरीबा ने बुर्खा पहना हुआ था, वो पूरा उसका फेस कवर था, लेकिन वो उसे ऐसे नीचे करके, मतलब उसने ऐसे पहन के रखा था कि उसका फेस पूरा दिख रहा था। तो अब अरीबा चल रही है, वो चलती है तो देखती है रेगिस्तान में एक फैमिली बैठी हुई है। रेगिस्तान में फैमिली का बैठना कुछ अजीब बात तो थी नहीं, बहुत नॉर्मल सी बात थी। तो अरीबा को भी कुछ ऐसा नहीं लगता, वो आगे चल रही है और वो पता नहीं क्यों उसकी भी नज़र फैमिली की तरफ ही जा रही है। क्योंकि एक चीज़ थी जो अरीबा को समझ नहीं आ रही थी कि वो बहुत दूर बैठी हुई थी फैमिली, ठीक है, बहुत दूर, बट फिर भी वो फैमिली बहुत क्लियर दिख रही थी। इतनी क्लियर कि उनके आंखें, उनके आईब्रोज, उनके चेहरे का टेक्सचर, हर चीज़ बहुत क्लियर दिख रही थी। और अरीबा को यही समझ नहीं आ रहा था कि इतनी दूर बैठे हैं फिर भी मुझे इतने क्लियर कैसे दिखाई दे रहे हैं। और वो कुछ वहाँ गाना सुन रहे थे और वो गाने की आवाज़ तक अरीबा को सुनाई दे रही थी। ठीक है, अरीबा ज़्यादा सोचती नहीं है और चलने लग गई अपने घर की तरफ। चलते चलते उसके सामने एक लड़की आती है, एक लड़की जिसका लिबास सेम ऐसा था जैसे उस फैमिली का था। उन फैमिली वालों ने भी कुछ अलग टाइप के कपड़े पहनते, मतलब उस फैमिली ने पहना तो बुर्खा ही था पर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। जो अभी नॉर्मली लोग पहनते हैं उनसे बहुत अलग सा लग रहा था। ऐसे रॉयल टाइप के लोग नहीं होते जैसे वो बुर्खा पहनते, उस टाइप के लग रहे थे वो। और सेम उसी टाइप का बुर्खा अब जो अरीबा के सामने लड़की खड़ी है उन्होंने भी पहना हुआ है। अब वो लड़की अरीबा से उसका नाम पूछती है। अरीबा एकदम चुप है और उस लड़की को ध्यान से देख रही है, क्योंकि वो जो कपड़े थे वो इतने रॉयल लग रहे थे कि अरीबा को समझ नहीं आ रहा था कि इतने रॉयल कपड़े, और वो मतलब बस डिफरेंट लग रहे थे। अरीबा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये अरीबा ने काफ़ी कंट्रीज़ पहले भी घूमे हैं, बट इस टाइप का लिबास कहीं पे भी अरीबा ने नहीं देखा था। वो उस लड़की को अच्छे से पूरा ऊपर से नीचे तक देखती है। उस लड़की की आंखें बहुत ज़्यादा नशीली सी थी, नीले कलर की आंखें, और इतनी नशीली टाइप की अरीबा मतलब उस आंखों में जैसे कि मानो देख के खो गई हो।
कि तभी एकदम से अरीबा खुद को कंट्रोल करती है और ऐसे सर नीचे झुकाकर सलाम करती है, जिस पे वो लड़की फिर से सलाम करके पूछती है बहुत तहजीब से, बहुत इज्जत के साथ कि आपका नाम क्या है। जिस पर अरीबा नीचे देखकर ही कहती है अरीबा। अरीबा को पता नहीं क्यों बट बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इस समय। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे बस वहाँ से जाना है, वो यहाँ नहीं रहना चाहती। पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं है कि वो बहुत इंट्रोवर्ट है या उसे दूसरों से बात करना नहीं आती, उसे आती है बात करने, बट इस बार कुछ तो अलग था। वो लड़की अरीबा को देख के थोड़ा सा मुस्कुराती है और बोलती है हमारा नाम नहला है। अरीबा चुपचाप खड़ी थी, उसके मन में यही आ रहा था कि बस वो कैसे तो करके वहाँ से निकल जाए। तभी वो लड़की बोलती है इस खाली रेगिस्तान में आप अकेली इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? अरीबा पहले तो कुछ भी नहीं बोलती, पर उस लड़की के किए गए हुए सवाल पर वो बोलती है कि मैं बस अपने स्कूल से वापस जा रही हूँ। धीरे धीरे इन दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ने लगती है। अभी तक अरीबा जिस लड़की से डर के बात नहीं कर रही थी, अब अरीबा उसी लड़की के साथ कंफर्टेबल हो जाती है और बातों बातों में समय कहाँ चले जाता है पता ही नहीं चलता। सूरज ढलने लग जाता है। अभी एकदम से अरीबा को होश आता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। अरीबा बोलती है कि मुझे जाना पड़ेगा, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। जिस पर जो लड़की होती है नहला, वो बोलती है कि एक काम करती हूँ, मैं भी तुम्हें छोड़ देती हूँ और फिर मैं भी अपने घर चले जाऊँगी। अरीबा बोलती है कि नहीं नहीं, आप क्यों परेशान हो रही हो, अब मैं चले जाऊँगी। नहला बोलती है कि कोई बात नहीं, इसमें परेशानी जैसी कोई चीज़ नहीं है, मैं आपको छोड़ देती हूँ। और अब ये दोनों घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अरीबा की अम्मी और बड़ी अम्मी दोनों घर के बाहर अरीबा का वेट कर रहे थे। अरीबा को आते देख वो लोग जल्दी से आगे बढ़कर उसे घर के अंदर ले जाते हैं। जैसी अरीबा आती है, उसकी अम्मी ऐसे उसका हाथ पकड़ती है और सीधा अंदर ले जाती है भागते हुए। अरीबा को बोलने का मौका ही नहीं देती। जैसे ही अंदर जाते हैं वो गेट वेट बंद कर देते हैं और फिर बोलते हैं तुम पागल हो, इतनी लेट हो गया था तुम्हें, कहाँ थी तुम? ये तो शुक्र है कि तुम्हारे अब्बू अभी तक नहीं आए, वरना एक बार वो आ जाते तो पता नहीं क्या होता। चलो अब जल्दी से अंदर जाके अपने कपड़े बदल लो। अरीबा अब अपनी अम्मी को बोलती है कि अम्मी वो तो बाहर ही रह गई। तो उनकी अम्मी पूछती है कि कौन? तो बोलती है वही जो मुझे यहाँ तक लेकर आई। मैं जब आ रही थी तो मुझे एक लेडी मिली थी और मैंने उनके साथ बहुत सारी बातें करी, वो मुझे यहाँ तक छोड़ने आई थी। आपने उन्हें ना देखा ना कुछ, आपने सीधा मुझे अंदर ले गए। तो उसकी मम्मी बोलती है कि जब तुम आई थी तो अकेली थी, तुम किसी से ना तो बात कर रही थी ना कुछ, कोई भी नहीं था, पागल हो गई क्या? जाओ चलो चुपचाप चले जाओ, चुपचाप जाओ और अपने कपड़े बदलो। जिस पर अरीबा फिर से जाती है, गेट खोलकर देखती है तो बाहर कोई भी नहीं था। अरीबा को बड़ा अजीब लगता है। अरीबा को लगता है कि ठीक है, अब गेट वेट बंद कर दिया था तो हो सकता है कि नहला चले गई हो। ठीक है, अरीबा भी अब ऊपर चले जाती है। जिस पर अरीबा अपनी अम्मी को बोलती है अम्मी आपने क्या किया? वो बेचारी इतनी दूर से मुझे छोड़ने आई थी और आपने ऐसे ही गेट बंद करके उन्हें भगा दिया। जिस पर अरीबा की बड़ी मम्मी भी बोलती है कि तुम क्या बोले जा रही हो, तुम यहाँ पे कोई भी नहीं था, हम दोनों तुम्हारा वेट कर रहे थे, तुम अकेली आई हो। अरीबा अब काफ़ी कंफ्यूज थी कि ये दोनों ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसी समय अरफा भी आ जाती है। अरफा आती है तो बोलती है अरे अरीबा तू इतनी सफ़ेद कैसे हो गई? वेल अब इन दोनों जो मम्मी और बड़ी मम्मी जो थी, इनकी नज़र जाती है अरीबा के चेहरे पर। पहले तो इतनी टेंशन में थी कि इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट अब जब देख रहे हैं तो अरीबा नॉर्मली मतलब जैसी दिखती थी उससे काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद हो चुकी थी। और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि अरीबा ऑलरेडी बहुत सफ़ेद थी, मतलब बहुत गोरी थी वो, लेकिन बट अब अजीब सा शाइनिंग सा उसका चेहरा हो गया था, मानो कि चमक रहा हो एकदम। वेल ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ जैन आ जाता है, जो कि इस घर का सबसे छोटा लड़का था। वो आते बोलता है कि अब्बू जान आ गया, चलो चलो सब अंदर चलो। सब अंदर चले जाते हैं और फिर खाना वाना खा के सब सोने लग जाते हैं। अब सोती वक्त अरीबा अरफा को जो आज पूरे दिन हुआ उसके बारे में बताती है कि कैसे उसे एक लड़की मिली थी, कैसे वो बहुत अलग दिखने में थी, उसकी बात करने का तरीका, उसका हर एक अंदाज बहुत अलग सा था। अरफा बोलती है अगर ऐसा है तो यार मैं भी उनसे मिलना चाहूँगी। तो ये दोनों प्लान करते हैं कि कल चलते हैं और कल मिलेंगे। तो जब ये दोनों ये बातें कर रहे थे, वहाँ उस्मा भी थी जो कि घर की सबसे बड़ी बेटी है। उस्मा इन दोनों को डांटती है और बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या? एक अनजान शहर में अनजान लोगों के साथ ऐसे नहीं मिलना चाहिए, कोई भी नहीं जाएगा, कोई किसी से नहीं मिलेगा, समझे? जिसमें अरफा और अरीबा उस्मा का मजाक उड़ाती है कि क्या यार तुम भी ना अभी भी यही सोचते रहते हो, चलो जाओ सो जाओ। और ऐसे ऐसे करके बातें यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगले दिन ये दोनों स्कूल जाते हैं। स्कूल में पढ़ाई करने के बाद वापस उसी रास्ते से आते हैं जहाँ पर लास्ट टाइम अरीबा को वो लड़की मिली थी, मगर पता नहीं क्यों लेकिन इस बार उनको वो लड़की नहीं मिलती उस रास्ते से। ठीक है, ये लोग काफ़ी वेट भी करते हैं, सोचते हैं कि अब आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अब अगले दिन फिर उसी रास्ते से जाते हैं, फिर नहीं मिलती। अगले दिन फिर जाते हैं, फिर नहीं मिलती। और ऐसे करते करते 1.5 महीना हो जाता है। अब तो शायद इन्होंने कहीं ना कहीं होप भी खो दी थी कि होगा कि भाई वो एक बार ही आ रही होगी, तो नहीं आती होगी रोज़ यहाँ से, तो नहीं मिल सकते।
ठीक है। लेकिन इस 1 महीने में इन्हें ये वाला रास्ता बड़ा अच्छा लगता था कि रेगिस्तान आता है, ये सब आता है, तो हम यहीं से आएंगे। तो इनका ये डेली रूटीन हो चुका था, जिससे पहले आते थे अब उससे नहीं जाते। अब ये दोनों उसी रास्ते से जा रहे होते हैं कि इन्हें वहाँ पर कुछ तो दिखता है। इन्हें दूर से कुछ चमकती चीज़ दिखती है जो कि बहुत ज़्यादा ही चमक रही थी। मतलब इनका अटेंशन पूरी तरीके से उस चीज़ पर जा रहा था और वो रेगिस्तान में थी। तो ये दोनों रेगिस्तान की तरफ जाती है। जब वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर एक सिक्का पड़ा हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा चमक रहा था और ये आज के सिक्के के जैसा बिल्कुल नहीं था। इसमें किसी राजा महाराजा की फ़ोटो लगी हुई थी, मतलब कि बहुत एंशियंट टाइप का सिक्का था। अरीबा उसे उठा लेती है और बोलती है यार ये सिक्का तो बहुत बहुत कीमती और बहुत पुराना लग रहा है। अरीबा अरफा को बोलती है कि यहाँ पर अक्सर बड़े बड़े घर के लोग आते हैं, तो शायद किसी का गिर गया हो। और फिर अरीबा मजाक मजाक में बोलती है काफ़ी कीमती लग रहा है यार, अब ये मेरा हुआ। अब अरीबा उस सिक्के को अपने पास रखकर वहाँ से जाने लगती है। अरफा भी उसके साथ जाने लगी है कि तभी एक बहुत तेज का हवा का झोंका अरीबा को छूता है। अरीबा के कानों तक वो झोंका ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कि वो कुछ कहना चाह रहा हो अरीबा को। अरीबा लेकिन इतना ध्यान देती नहीं है। वो दोनों उस सिक्के को लेकर अब अपने घर चले जाते हैं। उस रात अरीबा को एक बेहद अजीब सा सपना आता है जिसमें वो खुद को उसी लिबास में देखती है जिस लिबास में वो लड़की नहला थी। अगले दिन ये बात वो अरफा को बताती है। अरफा उसका मजाक बनाती है कि दिन भर उसके बारे में ही सोचती रहेगी तो ऐसे ही सपने आएंगे ना। अरीबा को भी लगता है कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, क्योंकि कई बार अरीबा ने उस लड़की के बारे में सोचा होता है, उसे ढूंढने की कोशिश करी होती है, उसके बारे में डिस्कशंस करी होती है, तो उसका सपना आना मतलब जायज़ बात है। अब अगला दिन आता है और अगली सुबह फिर ये दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं। अरफा अरीबा को देख के फिर बोलती है कि तू दिन ब दिन भाई बहुत सफ़ेद हो रही है, तू क्या लगा रही है, ऐसा कुछ मेकअप वेकअप कर रही है क्या। उसकी अम्मी जान भी जब देखती है तो उन्हें थोड़ी टेंशन होती है अरीबा को लेकर कि सही में वो उसका रंग काफ़ी ज़्यादा बदल रहा था, दिन ब दिन उसका रंग बदलता जा रहा था। तो मम्मी भी बोलती है कि बेटा बस तुम थोड़ा ध्यान रखना और अनजान लोगों से मत मिलना, ठीक है। और ये बोलकर अब ये दोनों फिर से स्कूल की तरफ निकल पड़े हैं। स्कूल जाती वक्त इस बार इन दोनों की मुलाकात फाइनली उस लड़की नाला से हो जाती है। नाला को देखकर लग रहा था मानो वो उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। अरीबा और अरफा दोनों नाला के पास पहुंचती है। इससे पहले वो दोनों नाला को कुछ बोल पाती, नाला पहले ही बोल देती है कि तुम दोनों लड़कियों को मैं पता है कब से ढूंढ रही हूँ, तुम उस दिन के बाद आई नहीं। अरीबा को देखकर बोल रही है मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया पता है। जिस पर अरीबा बोलते हैं कि पर मैं तो हर दिन इसी रास्ते से जाती थी, मैं भी आपसे मिलना चाह रही थी, मैं अपनी बहन को भी लेकर आई हूँ, मैं चाहती थी कि आप मेरी बहन से भी मिलें। जिस पर नाला अब अरफा को देखती है और चुपचाप अरफा के पास जाकर बोलती है अरे वाह तुम्हारी बहन तो बहुत सुंदर है। जिसके बाद नाला अरीबा को देख के बोलती है कि तुम दोनों तो बेहद खूबसूरत हो, मुझसे भी बहुत ज़्यादा। और फिर तीनों हंसने लग जाते हैं। अब ये दोनों नाला को अलविदा बोलकर जाने लगते हैं कि हमारा स्कूल भी है, जाना पड़ेगा। तो नाला इन दोनों को रोक देती है और बोलती है कि स्कूल छोड़ो, आज मेरे साथ मेरे घर चलो। पहले तो ये दोनों इनकार करती है कि नहीं हमारा स्कूल है, हम कैसे जा सकते हैं वो, लेकिन पता नहीं क्यों नाला के 2-3 बार और बोलने पर ये दोनों मान जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि नाला की आवाज़ में कोई नशा हो जो कि इनसे हर वो काम करा रहा हो जो कि नाला चाहती है। अब ये दोनों नाला के साथ उसके घर चल पड़ते हैं और जब ये लोग नाला के घर पहुंचते हैं तो ये जब घर देखते हैं इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सिर्फ नाला का पोशाक ही ऐसा राजसी ऐसे बड़े घराने का नहीं था, बल्कि नाला का जो घर था वो खुद एक राजघराना लग रहा था। दोनों घर के अंदर जाते हैं और नाला सबका इंट्रो करवाती है। तभी नाला का भाई सरफराज वहाँ पर आ जाता है। अब जैसे ही सरफराज आता है तो अरफा जिसने अपना बुरखा थोड़ा सा उठाया होता है वो ऐसे नीचे कर देती है। अरफा ने तो अपना बुरखा नीचे कर दिया था, लेकिन अरीबा ने अभी भी वो ऐसे मतलब ऊपर की साइड ही था और वो बस सरफराज को देखे जा रही थी। ऐसा मानो कि वो सरफराज को देख के कहीं खो गई है। वो ना हिल रही है ना कुछ बोल रही है, बस उसे कॉन्टिन्यूसली ऐसे देखे जा रही है। तभी अरफा आगे बढ़ती है, अरीबा के पास जाती है, उसका जो वाइल होता है वो ऐसे नीचे कर देती है। अब दोनों सबको सलाम करते हैं। नाला उन्हें अंदर ले जाती है और पूरा घर अच्छे से दिखाती है, पर अरीबा तो वहाँ होकर भी वहाँ मौजूद नहीं थी। वो सरफराज के ख्यालों में खोई हुई थी। अरीबा जहाँ भी जा रही थी सिर्फ सरफराज को देखे जा रही थी और ऐसे ही समय बीत जाता है, जिसके बाद इन दोनों का घर जाने का समय आ गया था। अब सरफराज बोलता है कि मैं आप दोनों को छोड़ दूंगा, जिस पे अरफा बोलती है नहीं आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम चले जाएंगे। और वो अरीबा को खींचकर वहाँ से चले जाती है। दरअसल अरफा का बताना है कि उसको वहाँ पे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी, कुछ सही नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से वो बस वहाँ से चले जाती है। अब वो और अरीबा दोनों अपने घर की तरफ जा रहे हैं।
अरफा बोले जा रही है अरीबा को कुछ ना कुछ और वहीं पर अरीबा कुछ भी नहीं सुन रही। वो जैसे कि मानो खो गई हो। वो बिल्कुल चुपचाप बस चले जा रही है। ऐसा लग रहा था शरीर यहाँ है लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही। अरफा भी समझ चुकी थी कि अरीबा क्या सोच रही है। अरफा अरीबा को बोलती है कि ज़्यादा सरफराज के बारे में मत सोचो, क्योंकि अगर हमारी अम्मियों को पता चल गया फिर तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। और ये बोलकर दोनों घर चले जाती है। घर में जाते हैं तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। रात हो जाती है, खाना पीना हो गया, सब सोने लगे हैं कि रात के 3 बजे अचानक से अरीबा की नींद खुलती है। वो पानी पीने के लिए उठती है। जहाँ पर पानी रखा हुआ था वहाँ पर एक विंडो भी थी और विंडो से चांद की रोशनी पूरे रूम की तरफ आ रही थी। अरीबा पानी पीते पीते विंडो के पास पहुँचती है और फिर खिड़की से बाहर देखने लगती है। और जैसे मैंने बताया था कि अरीबा का घर से पूरा रेगिस्तान अच्छे से दिख जाता है, तो वो खिड़की से पूरे रेगिस्तान को देख रही थी कि तभी अरीबा की नज़र रेगिस्तान में जल रहे एक मशाल की तरफ पड़ती है। और जब वो उस मशाल की तरफ ध्यान से देखने लगती है तो देखती है कि उस दिन की तरह इस बार भी रेगिस्तान में एक शाही परिवार बैठा हुआ है। और उस दिन की ही तरह इस बार भी अरीबा को सब बहुत क्लियरली दिख रहा था, जबकि वो बहुत दूर बैठे हुए थे और वो मतलब गाना बजाना कर रहे थे वहाँ पर। तो जो गाना था वो उसकी आवाज़ अरीबा को क्लियरली सुनाई दे रही थी। और सेम यही चीज़ें उस दिन भी हुई थी। वहाँ पे गाना बजाना चल रहा था जिसकी पूरी आवाज़ अरीबा सुन पा रही थी, इतनी दूर होने के बावजूद भी। अरीबा यही बताने के लिए अरफा की तरफ मुड़ती है कि उसको अचानक से उसके सामने दिखता है सरफराज जो कि जस्ट उसके सामने खड़ा है। और अरीबा को समझ नहीं आ रहा। अरीबा सरफराज को देखकर मानो फिर से खो गई हो और सरफराज भी अरीबा को ही देखे जा रहा था। चांद की रोशनी इन दोनों पर पड़ रही थी। अरीबा बेहद सुंदर है और सरफराज भी किसी शहजादे से बिल्कुल कम नहीं था। इन दोनों की सुंदरता ऐसा मानो कि चांद की रोशनी में अलग ही निखर के आ रही थी। करीबन 20 मिनट तक ये दोनों सिर्फ एक दूसरे को मानो बस देखे जा रहे हैं। तभी अरफा की आंख खुलती है और वो अरीबा को बुलाती है। अरफा की आवाज़ सुन के अरीबा एकदम से होश में आ जाती है और अचानक से उसके सामने जो सरफराज था वो अब नहीं होता। सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया था। इनफैक्ट रेगिस्तान में भी वो फैमिली नहीं थी। अरीबा को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अरफा अब अरीबा से पूछते है कि इतनी रात को क्या कर रही है तू। अरीबा अरफा को सब कुछ बताती है कि कैसे सरफराज उसके सामने था और कैसे वहाँ पे एक परिवार था। अरफा उसे डांट देती है कि तू पागल है क्या, तू क्या सोचती रहती है आजकल, तुझे क्या दिखता रहता है, चुपचाप आ जा और सो जा, ये सब एक वहम है। बट पता नहीं क्यों अरीबा को क्लियरली पता था कि ये वहम नहीं है। जो भी उसने देखा ये वहम हो ही नहीं सकता, हो ना हो ये सब रियल था। और यही सोचकर अरीबा पूरी रात सो नहीं पाती। अरीबा के माइंड में वही सब चल रहा था जो उसने देखा था। अब अगला दिन आ जाता है। वो दोनों स्कूल के लिए जाने लगते हैं। स्कूल में भी अरीबा का ध्यान पढ़ाई में नहीं बल्कि वो बस इसी सोच में था कि कल जो भी हुआ वो सब क्या था, उसका क्या मतलब था। और ऐसे ही करते करते स्कूल की छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होने के बाद ये दोनों स्कूल से जब घर की तरफ लौट रही थी तो इनके पास एक छोटी सी बच्ची आती है जो कि अरीबा को एक चिट्ठी पकड़वाती है। अरीबा जब उस चिट्ठी को खोलती है तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, मैं सरफराज, मुझे आप बहुत पसंद हो और मैं आपके साथ निगाह करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इसकी रज़ा देती हो। अब ये पर्ची देखकर दोनों काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं कि यार ये सब क्या हो रहा है, इतनी जल्दी जल्दी, और अम्मी जान को पता चल गया तो क्या होगा। अरीबा को भी समझ नहीं आ रहा, अरफा को भी समझ नहीं आ रहा। जब ये अब जाने लगते हैं तो ये देखते हैं कि इनके सामने लड़की नाहला खड़ी हुई थी। नाहला अब इनसे आकर पूछती है कि मेरा भाई तुमसे जवाब जानना चाहता है। अरीबा को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोले। और नाहला वहाँ बोल रहे कि बताओ क्या बोलूँ मैं अपने भाई को जाकर, क्या तुम्हारी तरफ से हाँ है। जिस पर अरफा एकदम से बोल देती है कि ये सब हमसे मत पूछो, हमारे घर पे आ जाना रिश्ता लेकर तो वो बता देंगे। और ये बोलकर वो अरीबा को पकड़ के ले जाती है, कैसे कैसे वहाँ से बस चले जाती है। अरीबा को भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ ये सब। मतलब ये बहुत जल्दी अगले ही दिन शादी की सीधा बात हो जाए तो एक लड़की के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉकिंग होता है। और उसी शौक में अरीबा थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। अरफा अरीबा को लेकर अब जल्दी से अपने घर की तरफ जा रही है और अरीबा को बोल भी दिया कि यार ये लोग ना कुछ सही नहीं लग रहे, कुछ तो दिक्कत है। मतलब इतनी जल्दी एकदम शादी की बात कौन करता है, कल ही हमसे मिला और अब सीधा शादी। मुझे तो ये लड़की भी सही नहीं लग रही, हमें सीधा घर जाना चाहिए और आज के बाद हम इनसे कभी नहीं मिलेंगे। और यही बोलते बोलते दोनों अब घर की तरफ जा रहे हैं। पहले लोग चुपचाप घर पे जाते हैं। अब अम्मी जान को कुछ नहीं बताते, इन्हें लगता है ठीक है मामला ख़त्म हुआ छोड़ो। बट मामला असल में यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि शाम के टाइम इनके घर पे बजती है बेल। जब ये लोग बाहर जाकर देखते हैं कि कौन है तो सामने होती है नाहला अपने अम्मी अब्बू के साथ और साथ में सरफराज भी। अरीबा की अम्मी इनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन। तो ये बताते हैं कि हम
हम अरीबा के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। जिस पर सब एकदम शॉक हो जाते हैं कि अचानक से कोई एकदम घर के बाहर ही आ गया रिश्ता लेकर। ठीक है, इन्हें अंदर बुलाते हैं, लेकिन इनके घर में अब्बू जान नहीं थे, जिसकी वजह से जो नाला और उसकी मम्मी होती है वही अंदर आती है। नाला के अब्बू और सरफराज बाहर ही रहते हैं। वेल, ये लोग अंदर आते हैं, ये अच्छे से पूरी चीज़ें बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे लोग हैं, हम ख़ानदानी है, हमारे पास बहुत पैसा है। हम जिसके बाद जो अरीबा की मम्मी होती है वो थोड़ी खुश हो जाती है कि यार इतना अच्छा रिश्ता, लड़का भी इतना अच्छा है दिखने में, काम भी बहुत करता है और ये तो पूरा ख़ानदानी है। मतलब कि इतने अमीर लोग कहाँ, मतलब हर दिन तो नहीं टकराते। मतलब अमीर से भी बहुत ही ऊपर थे यार। अमीर तो ये जो अरीबा है, ये सब भी अमीर थे, लेकिन वो अलग ही थे। उनकी जो शोहरत थी वो अलग ही दिख रही थी। अम्मी जान बोलते हैं कि देखो अभी हम पूरा डिसीज़न नहीं ले सकते, क्योंकि अभी अरीबा के जो अब्बू है वो आएंगे, वही फाइनल डिसीज़न बताएंगे, तो हम आपको बता देंगे। जिस पे नाला बोलते हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप हमें आराम से बता देना। ये बोलकर अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। घर में फिर शादियों की बातें होने लग जाती है कि अम्मी जान बोलते हैं कि यार देख लड़का तो अच्छा है, क्या तुम्हें पसंद है? जिसके जवाब में अरीबा भी मतलब ऐसे सिर्फ गर्दन हिलाती है। बहुत बहुत शर्मा रही थी वो। उसे ऐसे लग रहा था जैसे कि मानो कि सपना है, ये पूरा एक हकीकत तो हो ही नहीं सकती कि इतनी जल्दी और इतना परफेक्ट तरीके से सब कुछ हो जाए। उसे तो सब कुछ एक सपना ही लग रहा था। कहाँ वो कल एक लड़के से मिली, कहाँ रात भर उसके बारे में उसने सोचा, और कहाँ अगले दिन वो शादी का प्रस्ताव लेकर आ गया। वेल, अरीबा भी बोलती है कि हाँ मुझे लड़का पसंद है। तो फिर अरीबा की मम्मी बोलती है ठीक है, एक बार मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। अब जो अरीबा के डैड और जो अरफा के डैड थे, दोनों भाई, ये दोनों बिजनेस की वजह से कहीं बाहर गए हुए थे, तो 2-3 दिन बाद आते हैं वापस। जब वापस आते हैं तो अरीबा की मम्मी अरीबा के अब्बू को सब कुछ बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ। जिस पर अरीबा के जो अब्बू होते हैं उन्हें कुछ सही नहीं लगता कि यार ऐसा कैसे कि बस एक दिन मिले और अगले दिन रिश्ता सीधा। तो वो क्या करते हैं, वो अरीबा के पास जाकर बैठते हैं और पूछते हैं कि बेटा मुझे एग्जैक्टली हर चीज़ बताओ कि क्या क्या हुआ था, मुझे जानना है। अरीबा सब चीज़ें बताती है कि कैसे नाला उन्हें मिली थी पहले दिन, कैसे नाला अगले दिन उन्हें घर लेकर गई, वहाँ सरफराज मिला और अगले दिन फिर सरफराज रिश्ता लेकर आया। पता नहीं क्यों पर अब्बू को अभी भी कुछ चीज़ें खटक रही थी, कुछ चीज़ें सही नहीं लग रही थी, और जब उन्हें सही फीलिंग नहीं आ रही थी तो वो इस रिश्ते से मना कर देते हैं। जिसको लेकर अरीबा को तो मानो दिल ही टूट गया हो कि बिना किसी रीज़न के आपने मना क्यों करा। और उसके बाद जो अरीबा की मम्मी होती है वो तो लड़ने ही लग जाती है कि भाई क्यों, इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा घर, खानदानी एकदम, क्यों मना कर रहे हो, क्योंकि ये तो वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी है, इतनी अच्छा खानदान आपको कहाँ मिलेगा। अब्बू एक नहीं सुनते, वो मना कर देते हैं। तो वो बोलते हैं मैंने बोला ना, जब बोला तो समझ जाओ, ठीक है। अब अब्बू का फाइनल डिसीजन था तो अब कोई कुछ कर नहीं सकता। वहीं पर अरीबा को तो मानो पूरी तरीके से दिल टूट गया। अरीबा रोते रोते बस अपने रूम में बैठी हुई है और रोए जा रही है, रोए जा रही है। और रोते रोते अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि सरफराज की थी। अरीबा खड़े होकर देखती है तो विंडो के बाहर से आ रही थी। वो विंडो से ऐसे देखने लग जाती है कि सरफराज कहाँ पर है। तो देखते हैं कि रेगिस्तान में एक जगह सरफराज खड़ा था, बिल्कुल वहीं पर जहाँ उसे पिछले रात को फैमिली दिखी थी। जहाँ वो फैमिली दिखी थी, इस बार सरफराज वहीं खड़ा है और वहाँ से बोल रहा है कि भले ही तुम्हारे अब्बू हमें मना कर दें, पर हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ, हम भाग जाएंगे, हम सब कुछ छोड़कर एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे। अरीबा को कुछ समझ नहीं आ रहा कि सरफराज ये क्या बोल रहा है। मैं भाग नहीं सकती, मैं अपने परिवार को ऐसे नहीं छोड़ सकती। सरफराज उसे बोल रहा है कि चलो अरीबा चलो, हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, हमें जाना पड़ेगा। अरीबा सरफराज को मना कर देती है और जैसे ही वो मना करती है सरफराज गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बोलता है कि तुम भले ही मना कर दो पर मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। तुम कितना भी मना करो, कितना भी मेरे साथ ना आना चाहो, तुम्हें मैं लेकर जाऊँगा। और ये बोलकर अचानक से सरफराज मानो गायब हो गया। अरीबा को एकदम से डर लगने लग जाता है। जहाँ पर उसे सरफराज से अभी 5 मिनट पहले एकदम प्यार था, वो रो रही थी उसके लिए, अचानक से ये सब देखने के बाद उसे डर लग रहा है कि ये क्या था। सरफराज एकदम से गायब कैसे हो सकता है और वो ये क्या चीज़ें बोल रहा था। अरीबा यही सोच रही थी कि तभी उसके जो अब्बू जान होते हैं वो अरीबा के रूम में आ जाते हैं। अरीबा को बोलते हैं कि कल मैंने यहाँ पर मौलवी जी को बुलाया है, मौलवी जी तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहते हैं, तो कल अच्छे से तैयार होकर यहीं, मतलब स्कूल वूल मत जाना, यहीं रहना। अरीबा बोलते ठीक है। अगले दिन मौलवी जी आते हैं। जब मौलवी जी आते हैं तो अरीबा को देखकर बोलते हैं कि तुम्हारे चेहरे का रंग इतना कैसे बदल गया है। अरीबा बोलते मुझे नहीं पता, बस कुछ दिनों से ये बदले जा रहा है और पता नहीं कैसे, बट काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं।
मौलवी जी बोलते हैं कि एग्जैक्ट किस दिन से तुम्हारा ये रंग बदलना शुरू हुआ था? जिस पे अरफा बोलती है कि अरे ये तो उसी दिन की बात है ना, जिस दिन तू अकेले गई थी। अरीबा बोलती है हाँ, जिस दिन मैं अकेले स्कूल से आ रही थी उसी दिन से ये सब चीज़ें होना शुरू हुई है। मौलवी जी बोलते हैं क्या ये वही दिन था जिस दिन तुम्हें वो लड़की मिली थी? अरीबा बोलती है हाँ, ये वही दिन था। जिस पे मौलवी जी अब अरीबा के पास आते हैं, उसको एक ताबीज़ पहनाते हैं और अपनी आंखें बंद करके कुछ तो मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक से अरीबा बेहोश हो जाती है। उसको उसके रूम में ले जाया जाता है। अरीबा को करीबन 3-4 घंटे बाद होश आता है। जब होश आता है तो उसके अब्बू जान और उसके बड़े अब्बू, उसकी अम्मी, बड़ी अम्मी, अरफा और उस्मा और जो जैन थे, वो सब मतलब पूरा परिवार उस रूम में मौजूद था। अब्बू जान आगे आकर अरीबा को बताते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था। अरीबा बोलती है पर हुआ क्या मेरे साथ, आप क्या बोल रहे हो? जिस पे उसके अब्बू जान बताते हैं कि वो जो फैमिली थी ना, वो नाला, उसका भाई, वो ख़ानदानी अमीर, वो सब जिन थे और वो तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। वो चाहते थे कि तुम उनके साथ चले जाओ और उनकी फैमिली का मेंबर बन जाओ। अरीबा को समझ ही नहीं आता है क्या बोल रहे हो आप बोलना चाह रहे हो कि जिनसे मैं मिल रही थी, बात कर रही थी, जिनके मैं सपने देख रही थी, वो सब हकीकत में इंसान थे ही नहीं, वो जिन थे। अब्बू बोलते जी हाँ, यही सच है और ये तो बस दुआ है ऊपर वाले की कि तुम उनके जाल में नहीं फंसी। वो तुम्हें ले जाने के लिए हर एक चीज़ करने के लिए रेडी थे, बट सही टाइम में हमें मौलवी जी मिल गए और उन्होंने हमें सारी चीज़ें समझा दी। अब जब तक ये ताबीज़ तुम्हारे पास है तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। मौलवी जी भी आकर सीधा बोल देते हैं कि कुछ भी हो जाए ताबीज़ नहीं उतारना। जिस दिन ताबीज़ उतारोगी वो जिन फिर से आएंगे और इस बार वो तुम्हें प्यार से नहीं लेकर जाएंगे, बल्कि वो तुम्हें हर्ट भी कर सकते हैं और कितना हर्ट उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। इस दिन के बाद 1 हफ्ते तक अरीबा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उसका जो कलर था वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था, उसकी स्किन पेल होने लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी धीरे धीरे जान ख़त्म हो रही है उसकी बॉडी से। और यही देखकर जो वहाँ पर अरीबा के डैड होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम सब वापस भारत जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट और बहुत गलत था और वो वापस भी रिपीट हो सकता है। और वो ये चीज़ देख पा रहे थे कि अरीबा की हालत कैसे दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तो वो बस डिसाइड करते कि नहीं यार, हमें भारत वापस जाना होगा, यहाँ पे रहना सेफ़ नहीं है। और अगले ही दिन ये पूरी फैमिली भारत आ जाती है। भारत में आने के बाद करीबन 1-2 महीने बाद अरीबा फाइनली ठीक होती है। जी हाँ, उसे ठीक होने में, हील होने में 1-2 महीने लग चुके थे। बट चलो 1-2 महीने बाद ही सही, अरीबा ठीक हो जाती है। जिसके बाद से ये लोग भारत में ही रहे। ना ये कहीं इजिप्ट गए, ना कहीं और इन्होंने शिफ्ट होने की सोची, क्योंकि जो कुछ भी इनके साथ हुआ काइंड ऑफ अ ट्रॉमा बन चुका था सबके लिए। उन्हें बस ये डर था कि ऐसा कुछ वापस ना हो जाए। भारत ही सेफ़ है, हम यहीं रहेंगे। वो वापस अपने घर में ही रह रहे हैं, बड़ा बहुत अमीर जैसा घर है उनका, मस्त आराम से वहाँ अपनी लाइफ जी रहे हैं सब के सब। और अरीबा की बात करी जाए तो उसकी तो अब शादी भी हो चुकी है। उसकी शादी हो गई है, अरफा की होने वाली है और अब सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश है। बट ये जो किस्सा था 2017 का, ये एक ऐसा किस्सा था जो आज भी इन सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं दबा हुआ है। और अक्सर जब ये सब मिलते हैं तो ये किस्सा बाहर आता है, और जब बाहर आता है तो एक अजीब से गूज़बम्प्स इन सब की बॉडी में आते हैं। एक अजीब सा डर, एक अजीब सा खौफ इन सबको उस किस्से की याद दिलाता है। वेल, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये थी अरीबा की स्टोरी जो हमसे शेयर करी है अरफा ने। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेरे मेल पर आकर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।